ओके, नाउ हेलो एवरीवन। जैसे कि क्लास टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ कि सपोज अगर मुझे कोई पीछे बीती हुई जो भी घटनाएं हैं उस घटनाओं के बारे में जानकारी अगर लेना होता है तो बेसिकली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, यानी किस तरीके से वो जो भी घटनाएं घटी हैं या फिर कहाँ पर कब क्या हुआ था, या जो भी हमारे पूर्वज वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है, या फिर जो भी आज़ादी की लड़ाई वगैरह जो भी कैसे हुई, देश को कैसे आज़ाद कराया, अगर इस चीज़ों के बारे में अगर मुझे जानकारी लेनी है तो बेसिकली मैं कौन से सब्जेक्ट को प्रेफर करता हूँ, यानी मुझे क्या चाहिए उसके लिए, इतिहास यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट, यानी उसको स्टडी करना पड़ेगा मुझे, तो जाके मुझे ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, समझा। उसी तरीके से अगर मुझे संख्या के बारे में जानना है, जोड़ घटाना क्या होता है, या फिर मुझे उसी तरीके से प्रमेय एंड ऑल जो भी है वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है, तो मैं कौन से विषय को पढ़ूंगा, यानी मैथ्स, यानी आप जो भी अलजेब्रा ज्योमेट्री आपके सब्जेक्ट होते हैं गणित के उसको पढ़ोगे, ठीक है। एज लाइक दैट क्लास मुझे अगर समझो कि कोई भी नदियाँ कैसी है, कितनी है, ठीक है, किसी भी देश में कहाँ पर बहती, यानी शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ होती है, या फिर जलवायु कैसा है किसी भी जगह का, ठीक, बारिश की मात्रा कितनी है, या फिर मुझे कि कितना बड़ा ज्योग्राफिकल यानी जो भौगोलिक जो भी क्षेत्र है उसका वो कितना बड़ा है, कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, समझा, या किस प्रकार की जमीनें हैं, तो इस सभी विषयों के बारे में अगर मुझे जानकारी लेनी होती है तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ते हैं, समझा ना। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले वो कौन से विषय की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, यानी जो हमारा विषय होगा वो होगा भूगोल। तो हम 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास जैसे कि मेरा ये था बोलना कि आपको जो 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी दी गई है उस 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट यानी जिसको हम लोग क्षेत्र अध्ययन बोलते हैं, और ये क्षेत्र अध्ययन में कुछ कन्वर्सेशन यानी बातचीत दी गई है कि किस तरीके से क्षेत्र अध्ययन करना चाहिए, क्या क्या चीजें क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जरूरी होती है, समझ में आया। तो इस तरीके ऐसी कुछ बातें हैं तो जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे उसको। फिलहाल हम लोग शुरुआत करेंगे सेकंड लेसन से अपने भूगोल के, ठीक है। तो जैसे कि और भी कुछ प्रश्न मेरे सामने है और वो मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब मुझे दो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ रहते हो तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, डायरेक्ट भांडुप में रहते हो या महाराष्ट्र में रहते हो, डायरेक्ट कैसे बताओगे। अरे सबसे पहले तो ये बोलोगे ना कि हम घर में रहते हैं, तो मैं बोलूंगा आपका घर कहाँ रहता है, यानी घर कहाँ है, तो आप उस एरिया का नाम बताओगे जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में आप रहते हो। जैसे कि आप भांडुप में तुलसीपाड़ा किस क्षेत्र में रहते हो, तो मैं आगे और भी क्वेश्चन कर सकता हूँ कि मतलब भांडुप कहाँ आता है, तो आप बोलोगे सर ये मुंबई जिले में आता है, ठीक है। मुंबई जिला जो है वो कौन से राज्य में आता है, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र राज्य में आता है। मैं पूछूंगा महाराष्ट्र राज्य किस में आता है, तो आप बोलोगे सर ये भारत देश में आता है। मैं पूछूंगा अगर भारत देश किस में आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे कि भारत देश जो है वो एक महाद्वीप में आता है और उस महाद्वीप का नाम है एशिया। तो मैं पूछूंगा अगर कि कुल कितने महाद्वीप हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है, ठीक है। तो इन 7 महाद्वीपों से मिल करके और उसके बाद जो भी समुद्र वगैरह है या महासागर है, इन सभी को मिला करके हमारे वर्ल्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी पूरा अर्थ, पूरा विश्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि किसी भी जगह के बारे में, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने जो शुरुआती क्वेश्चन पूछा आपको, आप रहते कहाँ, तो आपने बताया कि सर हम घर के पास रहे, यानी घर में रहते हैं, और वो घर किसी ना किसी तो जगह पर होगा, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर होगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर प्लेस, वो जगह जो होती है वही तो है हमारा स्थान, क्या है, समझ में आ रहा है। तो बोलने का मतलब जब स्थान की बात होगी तो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं वो स्थान, वो जगह होगी, समझ में आ रहा है। तो स्थान, अब जो भी स्थान है, जैसे आपने बताया कि सर हम तुलसीपाड़ा में, ठीक है, रहते हैं, और वो तुलसीपाड़ा जो एरिया है वो भांडुप तालुका के अंदर आता है। ये जो भांडुप तालुका कुछ तो उसका एक क्षेत्र होगा कि हाँ इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना किलोमीटर फैला हुआ है, तो वो पूरा जोन जो होगा वो किसी ना किसी यानी कुछ ना कुछ तो उसका क्या होगा, एक एरिया होगा, यानी उसका एक क्षेत्र होगा, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे भांडुप की, तो भांडुप का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 4.47 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 7.47 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्र है किसका, भांडुप का। तो उसी तरीके से भारत का भी होगा, ठीक है। और जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी
कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, तो उस कॉन्टिनेंट में सब देश आते हैं, तो उस देश का भी अपना अपना एक क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रहा है कि वो इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, स्क्वायर किलोमीटर, इतना वर्ग किलोमीटर होगा। तो बोलने का मतलब ये जो बात हम लोग लंबाई चौड़ाई के हिसाब से करते हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, विस्तार। ये फैला कहाँ से कहाँ तक, समझा। तो बोलने का मतलब टोटल यहाँ पर मेरा है कि हम बात कर रहे हैं स्थान की, और दूसरी बात कर रहे हैं कि वो कितना से कितना फैला हुआ है, कहाँ से, यानी उत्तर में, दक्षिण में, समझा, या पूर्व में, पश्चिम में, कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ है। तो जब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसकी बात चलेगी तो समझना वो क्या हो रहा है, विस्तार की बात हो रही है। समझ में आ रहा है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक, आज का जो पार्ट है आपका वो है स्थान एवं, या फिर और बोल सकते हो, ठीक है, विस्तार। तो क्लास में ये सिखा रहा था स्थान मतलब क्या, तो पृथ्वी के ऊपर हर एक जगह का अपना एक क्या होता है, संकेत होता है। वो संकेतिक जगह जहां पर वो चीजें है पृथ्वी पर लोकेट कर रही है, वही उसका क्या स्थान है, यानी लोकेशन है, ठीक। और वो कहां से कहां तक फैला हुआ है वो पृथ्वी पर, वो उसका क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर स्थिति और विस्तार, यानी स्थान और विस्तार के बारे में जानकारी लेंगे। आपको कौन से देश के बारे में जानकारी लेंगे उसको हम लोग थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ और फिर से, और उस क्वेश्चंस के बेस पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो देश कौन सा है, समझा। जिस देश में गंगा बहती है, कौन सा देश है, भारत, या फिर मैं बोलूंगा दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, या फिर विश्व का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला दूसरे नंबर का जो स्थान वाला दूसरे यानी स्थान का जो देश है वो कौन सा माना जाता है, भारत, समझा ना। तो सबसे पहला एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन है, भारत। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आने वाला जो देश है वो कौन है, भारत है। पहला पॉइंट समझा। उसके बाद भारत बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जैसे कि भारत में मसाले, ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है इंडियंस लोगों को स्पाइसी बहुत ज्यादा चलता है, स्पाइसी यानी मसाले वाली चीजें बहुत ज्यादा खाना पसंद होता है, समझा। वो चाहे चिकन हो, वेजिटेबल्स हो एंड ऑल, समझ में आ रहा है। तो हर चीजों में मसाले तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी उत्तम कोटि का, अच्छी क्वालिटी का जो मसाला है वो देखने को मिलेगा भारत में, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत देश का जो राज्य है, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मसालों की एकदम उत्तम गुणवत्ता वाला, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला मसाला जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, यानी उगाया जाता है, बनाया जाता है। इतना समझा। तो इसका मतलब भारत जो देश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट समझा। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है कौन, भारत। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लिया कि मसालों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, समझा ना, कौन, भारत, समझा। और तीसरी बात यहाँ पर कि अगर खेल की बात की जाए तो वैसे तो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी माना जाता है, लेकिन हॉकी जो है वो आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, यानी बहुत दुर्लभ देखने को मिलेगा कहीं पर हॉकी खेला जा रहा है। तो भारत देश में जनरली हॉकी की जब बात आती है तो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, लोगों को मारने के लिए। कहीं झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, तुरंत हॉकी निकाल फटाक से, समझ में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब यहाँ पर हॉकी खेलने के लिए कम, मारने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, समझा। तो जब आप देखोगे अक्सर लोगों को खेलते हुए बहुत सारे खेल, इवन एकदम छोटा से छोटा बच्चा होगा चाहे वो बड़ा पर्सन है, ठीक है, तो वो ज्यादातर लवर किसका है, क्रिकेट का, समझ में आ रहा है क्या। बहुत बार आपने देखा रहेगा खुद बच्चे खुद ही बैटिंग बॉलिंग खुद ही कर डालते हैं, उनको कोई प्लेयर की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से बोलने का मतलब यहाँ पर कि जो प्रसिद्ध खेल है भारत का वो कौन सा है, क्रिकेट, यानी जो क्रिकेट मैचेस खेलते हैं वो हमारे भारत का सबसे प्रसिद्ध खेल माना जाता है, यानी छोटी सी भी जगह मिली तो लोग खेलना चालू कर देते हैं। तो अभी तक मैंने 3 बातें आपके सामने रखी। सबसे पहली बात रखी यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आने वाला जो देश है वो देश कौन सा है, भारत, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि मसालों के लिए प्रसिद्ध वो देश कौन सा है, भारत। तीसरा मैंने बोला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खेल क्रिकेट जहां पर है वो देश कौन सा है, भारत, समझा। और जिस देश का झंडा जो है वो तिरंगा है वो देश कौन सा है। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का, हमारे पाठ का, वो कौन है, भारत है, समझा। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं और भी रख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बेस पर पहचानना कि वो देश कौन सा, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि ये एक ऐसा देश है जहां पर सांबा नृत्य डांस का एक फॉर्म है, एक रूप है, स्टाइल है डांस का, ठीक है, और उस डांस का नाम है सांबा, ठीक है, कौन सा है? सांबा। तो वो जो सांबा डांस प्रसिद्ध है वो देश कौन सा है? तो अभी तो फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि हमको क्या मालूम सर सांबा कौन से देश का है, क्योंकि सांबा का नाम तो हम लोगों ने शोले पिक्चर में गब्बर से पूछते हुए सुना था, बराबर ना, कि अरे ओ सांबा कितना इनाम रखी है सरकार, समझा? सांबा का भी दिमाग खराब है, तो धूप में बैठा के रखे हो कब से और पूछ रहे हो कितना इनाम रखी, कितना इनाम रखी है, समझा? कुछ काम धंधा नहीं क्या? तो ऐसा बोल सकता है, ठीक है। तो याद रखने के लिए हम लोग दिमाग में रख सकते हैं कि सांबा कौन है। तो यहाँ पर सांबा पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सांबा इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डांस है, यानी मैंने बोला नृत्य का एक रूप है, समझा? कौन? तो मैंने बोला ये जो डांस फॉर्म बताया यानी नृत्य का एक रूप बताया मैंने, क्या? सांबा, समझा? तो मैंने बोला कि ये जो देश है वहां पर सांबा नृत्य क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इसको विश्व का कॉफी पॉट माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व का कॉफी पॉट, यानी अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी क्वालिटी का जो कॉफी है उसका प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन इसी देश में किया जाता है, समझा? तो वो देश जो है यानी कॉफी पॉट मतलब, क्योंकि मैंने बोला अच्छी क्वालिटी का, अच्छे गुण का क्या मिलता है वहां पर? कॉफी का उत्पादन किया जाता है, इतना समझा? तीसरा कि यानी फुटबॉल, जैसे भारत का भी यानी खेल देखा आपने कि भारत में जैसे क्रिकेट यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है, उसी तरीके से क्लास यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जो देश, जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ उस देश में फुटबॉल ये खेल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, समझ में आ रहा है क्या? और ये फुटबॉल के जितने भी वर्ल्ड कप मैचेस हुए, विश्व कप जितना भी हुआ है, तो उस विश्व कप में सबसे ज्यादा विश्व कप उठाने वाला जो देश है वो भी कौन है? तो वो वही देश है, समझा? और उस देश का नाम है क्या? ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मैंने 3 बातें यहाँ की बताई है, 3 बातें वहां की बताई है। तो मैं अभी ब्राजील के साइड का 3 बात का रिपीटेशन वापस दे देता हूँ। तो मैंने बोला कि जो देश समझा ना सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है वो देश कौन सा है? ब्राजील, समझा? और इस देश को कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का, समझा, कॉफी पॉट के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बात कि फुटबॉल यहाँ का प्रसिद्ध खेल माना जाता है, समझा? और वो दोनों देश कौन से हैं? तो मैंने बोला वो देश कौन सा? ब्राजील है, इतना समझा? तो अभी तक हम लोगों ने 2 देशों के बारे में बात की है, एक भारत के और दूसरा ब्राजील के बारे में, समझा? भारत के बारे में 3 बातें बताई मैंने और उसी तरीके से मैंने ब्राजील के बारे में 3 बातें बताई। तो सबसे पहले भारत के बारे में पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? क्या बताया? सबसे जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में। पहले नंबर पे कौन आता होगा? चीन आता है, समझ में आ रहा है? तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर कौन है? भारत। अगर मैं पूछूं तीसरे नंबर पर, तब उसका जवाब शायद नहीं दे पाओगे। कौन है तीसरा? साउथ कोरिया नहीं है, तीसरे नंबर पर आता है आपका यूएस, ठीक है, यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट, ये जो है अमेरिका, ये जो देश है ये तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, समझ में आया? चौथे नंबर पर कौन आता है वो पूछूंगा तो भी नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं बताऊंगा, इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आता है पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। ये कितने नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से? 5वें नंबर पर। और 6वें नंबर पर है ब्राजील। 6वें नंबर पर कौन है? ब्राजील। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर और ब्राजील 6वें नंबर पर। पॉइंट समझा? पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब मैं बात करूं कि ये जो भारत और ब्राजील, ठीक है, अब इसी को आपके जो 10th स्टैंडर्ड में आपकी 10वीं की कक्षा में जो भूगोल का यानी जो भी आप पढ़ोगे सब्जेक्ट का विषय, तो उस विषय में यही दोनों देशों के आपको अलग अलग चीजों के, भौगोलिक चीजों के बारे में जानकारी लेना है और पूरा लेसन, पूरा पाठ ही इन्हीं दोनों देशों के आधार पर बनाया गया। जैसे कि वहां के जलवायु के बारे में, वहां की प्राकृतिक संरचना के बारे में, वहां का जनसंख्या यानी अधिवास के बारे में, उसके बाद मैंने बोला वहां की जनसंख्या के बारे में, समझ में आ रहा है? वन्य जीवन और वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो ये जितनी भी जानकारी आप लोगों भौगोलिक जानकारी वो यही दोनों देशों के बारे में लोगे। किसके बारे में? यानी भारत और ब्राजील के बारे में। तो इन सभी बातों से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि सर यहाँ पर वही दो देशों के बारे में बात क्यों की गई है? हमारे 10वीं कक्षा की जो टेक्स्ट बुक है उसमें इन्हीं दोनों देशों को क्यों लिया कंपैरिजन में, तुलना में, और भी देशों को क्यों नहीं लिया गया? समझ में आ रहा है? तो उसका क्वेश्चन का आंसर यही है कि ये जो 2 देश की मैं बात कर रहा हूँ इनकी बहुत सारी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, भौगोलिक, समझा ना, अगर चीजों को देखा जाएगा
तो बहुत ज्यादा समानता देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? भिन्नता बहुत कम है, समानता बहुत ज्यादा है। तो इन समानता के आधार पर ही इन दोनों देशों को तुलना में लिया गया है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भारत और ब्राजील को ही क्यों लिया गया? 10वीं की कक्षा में आपके टेक्स्ट बुक में इन्हीं दोनों देशों को कंपैरिजन में क्यों लिए, अदर देशों को क्यों नहीं लिया? उसके पीछे कारण यह है कि हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक समानता ज्यादातर देखने को मिलेगी। किसके बीच में? भारत और ब्राजील के बारे में। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से इन्हीं दोनों देशों को क्या किया गया? आपके 10वीं के टेक्स्ट बुक में, 10वीं के पुस्तक में डाला गया। इतना समझा मैंने क्या बोला? ओके, तो हमने अभी तक जानकारी ली किस देशों के बारे में? भारत और ब्राजील के बारे में। समझा? अब उसको थोड़ा और डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं कि ये है कहां पर और कौन सा क्या है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि आपके सामने मैं अभी एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल अंडे की तरह दिख रहा है। इसका नाम मैं दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। जानते हो ना क्या होता है? अर्थ। समझ में, जिस पर हम सब रहते हैं। तो बोलने का मतलब है जो पृथ्वी दिखाई दे रही है आपके सामने, दिख रहा है? ठीक। अब इस पृथ्वी के ऊपर आपको बहुत सारे, समझे ना, लाइंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइंस आपने देखे होंगे। अक्सर ग्लोब देखे रहोगे, ठीक है, पृथ्वी का ग्लोब अगर मॉडल आपने देखा होगा तो इस तरीके से वो आपको मॉडल में देखने को ऐसे लाइंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप बोलते हो सर ये क्या तरबूज है क्या? ये तरबूज नहीं है। समझा? इस लाइंस, ये एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के ऊपर समझो बनाई गई है या मानी गई है। इतना समझा? अब ये रेखा जाल का काम क्या होता है? तो इस रेखा जाल का काम ये है, ठीक है, जो मैंने अभी रेखा जाल को ड्रॉ किया किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। तो सबसे पहले एक बात बताई मैंने कि सर रियल में ऐसी कोई लाइंस खींची गई है क्या अर्थ के ऊपर? तो ऐसी कोई भी रियल में लाइन नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो जिसका नाम क्या रखा गया? रेखा जाल। ठीक है, और ये रेखा जाल का काम क्या होता है? तो इस रेखा जाल का काम ये है कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी जगह, समझे ना, एग्जैक्टली यानी एकदम करेक्टली कहां पर, किस स्थान पर, कितने डिग्री पर, कितने अंश पर बोल सकता हूं मैं, कितने मिनट पर स्थित है, तो उसकी एकदम समझा ना परफेक्ट स्थिति बताने का काम जो होता है वो किससे होता है? रेखा जाल से। तो अभी समझा रेखा जाल का काम क्या है? तो रेखा जाल का काम यही है कि कोई भी स्थान जो है इस पृथ्वी के ऊपर वो कहां पर, कितने जगह पर, कितनी दूरी पे फैला हुआ है, उसका एकदम सही विवरण जो है वो किससे मालूम पड़ जाता है? रेखा जाल से। समझ में आ रहा है? तो मैंने इसके ऊपर अभी जो बनाए वो क्या थे? एक रेखा जाल थे जो कि एक काल्पनिक रेखा है, और इस काल्पनिक रेखा के द्वारा हमको किसी भी स्थान की एकदम करेक्ट स्थिति जो है, समझा ना, वो पता चल जाती है कि वो कहां पर है, कौन सी दिशा में। समझा? तो पहली बात हम लोगों ने किसके ऊपर की? रेखा जाल के ऊपर। समझा ना? अब रेखा जाल में सब लाइंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है जो हमको हमारी पढ़ाई में हेल्प करने वाले, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो मैं वापस से एक अर्थ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, वापस से एक पृथ्वी का मैंने ड्राइंग बनाया। ठीक है, उसके बीचों बीच से एक लाइन गुजारा। ठीक है, बीचों बीच से एक लाइन गुजारा जिसकी डिग्री वैल्यू होती है 0। ठीक है, और इस रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? और हिंदी में हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, अब यानी यहाँ पर मैंने 0 डिग्री के जस्ट थोड़ा और ऊपर से एक लाइन गुजरती है 23 डिग्री 26 मिनट, 23 डिग्री 26 मिनट ऊपर से। समझा ना? और सेम डिस्टेंस से वापस से एक लाइन गुजरेगी और उसका नाम होगा 23 डिग्री, ठीक है, 26 मिनट, यानी दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी दोनों की दूरी जो है बराबर है। तो क्या सर उसके बीच में लाइंस नहीं रहते क्या? उसके बीच में भी लाइन रहते हैं, लेकिन जो मुख्य है, प्रमुख है, उसको जानेंगे खाली हम लोग। समझ में आ रहा है? तो एक रेखा ऊपर से जा रही विषुवत रेखा के, और एक रेखा नीचे से जा रही है। समझ में आ रहा है? एक रेखा ऊपर से जा रही है और एक रेखा नीचे से जा रही है। तो जो ऊपर से जा रही है उस रेखा का नाम क्या है? समझ में आ रहा है? उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और जो नीचे से जा रही है उसका नाम क्या है? मकर रेखा। पॉइंट समझा? तो अभी तक मैंने तुमको सबसे पहले तो बताया रेखा जाल क्या होता है, रेखा जाल का काम क्या है वो भी बताया मैंने। अब रेखा जाल में से कुछ लाइंस को निकाला मैंने, और उस लाइन के आधार पर मैंने बताया कि वो लाइन का क्या नाम है। समझ में आ रहा है? तो जो लाइन बीच में से गुजरती है पृथ्वी के, ठीक है, वो भी कैसे? क्षैतिज गुजरती है, क्षैतिज, जिससे पृथ्वी का 2 बराबर का हिस्सा करती है, यानी इस लाइन से पृथ्वी 2 बराबर भाग में बट गया है।
समझ में आ रहा है क्या? तो उस लाइन का नाम क्या है? विषुवत रेखा, जो कि क्षैतिज है, लेटी हुई है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद मैंने बोला उससे ऊपर से अगर जाओगे 23 डिग्री 26 मिनट यानी 23 अंश 26 मिनट, समझा ना? जो लाइन ऊपर की तरफ से गई है, विषुवत रेखा के ऊपर के साइड से गई है, उसको कर्क रेखा नाम दिया, और जो विषुवत रेखा के नीचे से गई है उसका नाम मकर रेखा दी गई है। इतना समझा? क्लियर है? तो ये सबसे पहली जानकारी हम लोगों ने किसके बारे में ली? पहले रेखा जाल के बारे में, फिर रेखा जाल के अंदर के कुछ पार्ट है जिसका नाम रखा मैंने क्या? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। समझा ना? तो ये जो आड़ी रेखा है, इस आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा का नाम बताया मैंने। एक आड़ी रेखा बीच बीच में से गुजरती है, उसका नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन। समझ में आ रहा है? यानी देशांतर्गत रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर्गत रेखा। समझ में आ रहा है? जिससे पृथ्वी फिर दो भाग में बढ़ती है बराबर के, लेकिन ये अब अलग डायरेक्शन में बढ़ती है, यानी इसकी दिशा अलग हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोगों ने दो मुख्य लाइनों के बारे में जाना, एक विषुवत रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर साइड से जो रेखा गई है उसका नाम कर्क रेखा, विषुवत रेखा के नीचे साइड से जो लाइन गई है उसका मकर रेखा। तो रेखा के बारे में पता चल गया। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर दिशा के बारे में। तो ऊपर का जो भाग है उसको उत्तर बोलेंगे, नीचे का जो भाग है उसको दक्षिण, और यहाँ पर आएगा आपका पश्चिम और यहाँ पर आएगा आपका पूर्व। समझ में आया? ठीक है, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है अपना? उत्तर, नीचे का पश्चिम, और ये क्या है? पश्चिम। ये पश्चिम होगा, मेरे हिसाब से ये पश्चिम है, आप क्या पढ़े? ठीक है, और ये क्या रहेगा? पूर्व। समझ में आ रहा है? पुष्ट पूर्व मतलब ईस्ट। समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट क्लियर यहाँ तक? तो देखो, अब ये जो उत्तर है उस उत्तर से बनता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बनेगा? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब आधा गोला। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला विषुवत रेखा क्या कर देता है, इसको दो भागों में बांट देता है ना। तो अगर विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को देखोगे तो उसका नाम क्या लिखोगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या रखोगे? समझा? उसी तरीके से आपका जो नीचे का रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरीके से अगर आप बात करोगे इस साइड का तो ये पश्चिमी गोलार्ध बन जाएगा और ये पूर्वी गोलार्ध बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दूसरी बात हम लोगों ने किसकी की? पहली बात हम लोगों ने की रेखा। किसकी? रेखा। दूसरी बात हम किसकी कर रहे हैं? गोलार्ध की। किसकी? गोलार्ध। तो टोटल कितने गोलार्ध हो गए? 4 गोलार्ध। कौन कौन से? समझ में आ रहा है? तो ये चारों गोलार्ध मालूम पड़े अभी। समझा? ये हो गया हमारे गोलार्ध के बारे में बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट यानी कितने महाद्वीप हैं। समझा? तो टोटल 7 महाद्वीप है, ये बात अच्छी तरह से आप जानते हो। किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। समझा? तो उसका लोकेशन हम देखते हैं कि वो है कहां पर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक लोकेशन दिखा रहा हूँ। समझा ना? वो कहां पर दिख रहा है? उत्तरी पश्चिमी में दिख रहा है। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में एक मैंने जमीन का हिस्सा बनाया है, मान लो इसको। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। क्या नाम है? सबसे पहला जो महाद्वीप का नाम रखा मैंने, क्या रखा? उत्तरी अमेरिका। समझ में आ रहा? पहला महाद्वीप कौन? उत्तरी अमेरिका। समझा? ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग इसलिए जाएगा क्योंकि मैं इसमें एकदम डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर पूरी बातें अच्छी तरह से आप समझते हो, सुनते हो, तो आपको पूरा चैप्टर बिना पढ़े यानी याद किए बिना आपको सुन के ही पूरा जानकारी मिल जाएगा। और इस चैप्टर से कुछ भी प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से उसको लिख पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में घुस के बता रहा हूँ। इतना अंदर डीप में घुस के टेक्स्ट बुक में नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझो। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको अगर जानकारी के लिए चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। समझा? तो सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, जो किस साइड दिख रहा है आपको? उत्तर पश्चिम गोलार्ध में दिख रहा है। समझा ना? उसके बाद आप देखोगे तो थोड़ा विषुवत रेखा से टच करते हुए, ठीक है, विषुवत रेखा को टच करते हुए मैंने एक और लाइन की ड्रॉ की, यानी एक लाइन और ड्रॉ किया। ठीक है, और इसका नंबर 2 दिया मैंने। और ये क्या है हमारा? कौन सा महाद्वीप है? दूसरा नंबर। तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है क्लास? तो दूसरा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। लोकेशन कुछ समझ में आ रहा है? ये लोकेशन में थोड़ा सा ये विषुवत रेखा के ऊपर है, यानी थोड़ा सा हिस्सा इसका दिख रहा है उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, और उसका ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा है वो कहां पर आ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है। किधर आ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में। जब हम उत्तरी और दक्षिणी के हिसाब से बांट रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो पहला महाद्वीप कौन सा? उत्तरी अमेरिका। दूसरा कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। पॉइंट समझा?
अब थोड़ा सा आगे जब मिडल पार्ट में आओगे तो इस मिडल पार्ट में भी एक देश है, समझा, यानी एक महाद्वीप है, और ये इसको नंबर मैंने तीसरा दिया और इसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। समझ में आया? बीच में है, इसके बीचों बीच से कौन गुजरता है? विषुवत रेखा गुजरता है, समझा। और विषुवत रेखा में सूर्य की किरणें एकदम परपेंडिकुलर यानी एकदम सीधी सीधी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होता है, और गर्मी जब ज्यादा जहां पर होता है तो वहां पर मेरे और भीम के जैसे लोग दिखते हैं, यानी ब्लैक पीपल। समझा आरती? ओके, तो यहाँ तक समझा पॉइंट। अब उसके बाद इसके ऊपर साइड से अगर देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ भूखंड दिखेंगे, और ये चौथा भूखंड है जिसका नाम क्या है? तो मैंने बोला यूरोप है। क्या है? यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ये है हमारा चौथा नंबर, यूरोप महाद्वीप। समझ में आ रहा है? और उसके पास में जब देखोगे इस साइड में, तो इस साइड में आपको एक और मिलेगा, इस तरीके से बनाना है उसको, ठीक है, ऐसे करके। और ये सबसे बड़ा भूखंड है, समझा। जितने भी महाद्वीप है सातों में सबसे बड़ा भूखंड जो है ये है, और ये 5वां नंबर दिया मैंने, लेकिन इसका स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा है, और ये कौन है? एशिया महाद्वीप। समझ में आ रहा है क्या? यानी नंबर के हिसाब से 5वां दिया है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप ही है, समझा। ये होगा हमारा 5वां महाद्वीप, समझा। आप उससे थोड़ा नीचे उतरोगे तो आप पूर्व और दक्षिण पूर्व में, समझा ना, दक्षिण पूर्व साइड में एक और भूखंड है, इसका 6वां नंबर मैंने दिया है, और इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया में एक महाद्वीप है, और ये मेरा 6वें नंबर का महाद्वीप हो गया। समझ में आ रहा है क्या? और एक लास्ट वन है जो एकदम लेटा हुआ है, सोया हुआ है, और इसका नाम, यानी इसको 7वें नंबर पे दे रहा हूँ, इसका नाम है अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका जो टिका हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? समझा यहाँ पर जो भी बताया मैंने? तो टोटल 7 महाद्वीप कहाँ पर स्थित है पृथ्वी के ऊपर, वो समझ में आया आप लोग को? समझा ना? लोकेशन प्रॉपर समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर, इसका मतलब हम लोगों ने पहला पॉइंट कवर किया, रेखा जाल यानी रेखा, दूसरा गोलार्ध, और तीसरा क्या? महाद्वीप। ठीक है, यानी महाद्वीप की स्थिति देखिए।